आपका जो सवाल है कि भारत के हालात अभी कैसे हैं, ये तो एक बहुत चिंता का सवाल है। जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है, अभी वो कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद हमें लगा कि एक पूरे देश भर में उसके आधार पे नफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है। और अभी जो इसके बाद रामनवमी पे हुआ, देश के अलग अलग भागों में, झारखंड से लेके तो कर्नाटक से लेके तो गुजरात और मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों पर एक पैटर्न देखने को मिला कि रामनवमी के नाम पर एक जुलूस निकालकर, आक्रामक जुलूस निकालकर, नफरत भरे नारे और फिर मस्जिदों को घेर लेना, मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लगाना, और इसी बीच फिर कहीं पत्थर की बाजी की घटना होती है तो उस पर भी मुसलमानों पर उसका आरोप देकर, और खरगोन में जो हुआ, अभी गुजरात में भी वैसे ही किया उन्होंने। बुलडोजर चलाकर खरगोन में 51 घरों को उन्होंने नेस्त नाबूद किया। गुजरात में भी ऐसे 6-8 घरों को उन्होंने तोड़ दिया। तो ये मेरे ख्याल से 2014 के बाद जो नफरत फैलाने का काम शुरू हुआ था, उस नफरत के काम में बहुत इजाफा होते जा रहा है। क्योंकि सरकार, वही सरकार पावर में है जो नफरत के आधार पे अपने सत्ता की रोटियों को सेकती है, जो नफरत को फैलाकर जो अपने चुनावी ताकत को मजबूत करती है। तो इसलिए जो आपका मोटे तौर पे सवाल है, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे आप कर्नाटका में देखिए, हलाल मीट पे चालू हुआ, फिर वो हिजाब का सवाल आया, और एक के बाद एक नए नए, अभी अजान का मुद्दा उन्होंने चालू कर दिया है कि अजान जो खुले में देते हैं उससे दूसरों को तकलीफ होती है। तो एक के बाद एक नए मुद्दों को ये लाइन अप करते जा रहे हैं, और हर एक के आधार पे कुछ नौजवानों को भड़काकर, अब जो जो सड़क पर आते हैं वो तो कोई नेता लोग होते नहीं हैं। एक आध नेता सड़क पर आएगा, सड़क पर आने वाले तो बेचारे गरीब नौजवान, कई बेकार नौजवान जिनको कुछ नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को ही मजहब के नाम पे भड़काकर उनसे इस प्रकार के काम करवाए जा रहे हैं। और ये गुमराह नौजवान भी, अगर उनमें से कई लोग तो इस उम्मीद में कर रहे हैं कि ये करने के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई इज्जत की स्थान मिल जाएगी, उनका कुछ राजनीतिक प्रमोशन हो जाएगा, उनको राजनीति में जगह मिल जाएगी, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा, उसमें एक प्रकार का नशा होता है, जो नफरत का नशा उसको कह सकते हैं। उस नफरत के नशे में, क्योंकि उनकी जिंदगी खाली है, तो इस नफरत के नशे के आधार पे वो इस प्रकार के गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सरकारें यहाँ हैं, वो, उनकी कानून की परिभाषा बहुत अलग है। वो खुद ही फैसला कर रही हैं कि अपराध क्या है, और खुद ही सजा देने का निर्णय कर रही हैं। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो ये बात क्लियर कट है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो सत्ता वाला पक्ष है, वो एक लोगों को चिन्हित करता है, आइडेंटिफाई करता है कि अपराध किसने किया, अपराध की जांच करता है, और वो फिर न्यायाधीश का काम होता है कि उसके आधार पे सजा देना। अब यहाँ तो जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में हैं, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके लोगों को एक्यूज बना रहे हैं। उसकी कोई जांच नहीं हो रही। उसमें पुलिस भी एक प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया, पार्शियलिटी कर रही है। और ये जो मिनिस्टर वगैरह हैं, वो तो खुलेआम एक साइड लेकर बुलडोजर की भाषा में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये बात हुई थी तो उसको एक क्रिटिसिज्म के रूप में, आलोचना के रूप में लाया गया, और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा गया। उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया, और वो बुलडोजर बुलडोजर को उन्होंने अपना एक हथियार बना लिया। और जब नफरत और बुलडोजर जब मिल जाएं, तो देश के हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, गुजरात मॉडल की अगर हम बात करें, आज से 20 साल इस मॉडल को हो गए हैं, लेकिन उस वक्त जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई या जो तस्वीरें सामने आई,
और इस वक्त जब हम देखते हैं 2022 में, तो आपको नहीं लगता कि वो तस्वीर को पूरे भारत में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसका एकमात्र शिकार मुसलमान है, ईसाई है, दलित है और वो तमाम पिछड़े लोग हैं। इस वक्त जो मोटे तौर पर अगर कोई शिकार है तो वो मुसलमान है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुसलमान जो है वो तो सबसे बड़ा इसका शिकार है। और इतना छोटा सा भी मैं ऐड कर दूं कि उसमें ईसाइयों पे भी हमले हो रहे हैं, पर वो उसकी तादाद कम है इसलिए वो दिखते कम है। और दलितों के बीच में दो प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। एक तो उन पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से हमले, और दूसरे उनको अप्रत्यक्ष रूप से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया बीच में से और दूसरे कारणों से उनको अपने आप जोड़ रहे हैं। तो दलितों में दो प्रकार की स्ट्रेटेजी चल रही है। और जहां तक मुसलमान है उसके खिलाफ मुख्य रूप से जो उनकी नीति है, उनको टारगेट करना, उनको निशाना बनाना और कई बहानों से उन पर अलग अलग प्रकार से हमला करना। अब इसमें भी एक बात जोड़ दूं, अभी उनमें एक और भी जो ये सांप्रदायिक राजनीति का बड़ा संगठन है, उन्होंने एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी खोला है, जिसमें कुछ मुसलमानों को भी वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने उड़ता उड़ता पढ़ा है कि इस बार वो इफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी उनका एक तरफ से लाठी, एक तरफ से गाजर, जिसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, दोनों तरीकों से वो मुसलमानों के एक तबके में इस प्रकार की भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस पीड़ा को, इस दर्द को झेल रहा है, इस दर्द को के साथ जी रहा है, और उसको अपने आत्मसम्मान पे भी चोट लगती हुई दिखाई दे रही है। उसको अपने नागरिक अधिकारों पे भी एक हमला दिख रहा है। उसको एक प्रकार से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गेटवाइजेशन, एक कॉर्नर में दबाया जा रहा है कि आप क्या खाओगे। अब हलाल मीट जो सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से सभी कंपनियों के पास है, वो रिलायंस हो या टाटा हो, उसमें भी हिमालय कंपनी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया क्योंकि वो मुसलमान की कंपनी है, और उसके आधार पे हिमालय के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात की। अब हलाल तो एक पूरा इंटरनेशनल नॉर्म है जो एक्सपोर्ट करने के लिए लगता है, उसमें भी इन्होंने सांप्रदायिकता ढूंढ ली। अब ये जो अजान का मामला है, अब ये बात सही है कि जो अजान है दिन में 10 मिनट दी जाती है, मेरे ख्याल से 5 बार 2-2 मिनट दी जाती है, तो उसको भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये है कि इसमें कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट के फैसले के हिसाब से जो नॉइस का लेवल है, जिसको अंग्रेजी में डेसिबल लेवल कहते हैं, उसको कंट्रोल में रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। पर उसके बाहर जाके कम्युनिटी के अंदर किस प्रकार से सोचने की जरूरत है कि हम अपने आप को हमलों से किस प्रकार से बचाएं, इज्जत से किस प्रकार से जिएं, सिटीजनशिप राइट का कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए भी एक सोचने का वक्त आ गया है। लेकिन सर, इसी के साथ जो हमले हो रहे हैं वो कारोबार को बर्बाद करने के हमले हो रहे हैं। घरों को जला दिया जा रहा है। वही राम की दुकान तो सही है, लेकिन रहीम की बाजू में ही दुकान, आपने अगर देखी होगी करौली की वो तस्वीर, तो कहीं ना कहीं वो साफ कर देते हैं कि उनका मकसद क्या है। तो कैसे देखते हैं सर, जब कारोबार के तौर पर ही आपको कमजोर करने की कोशिश है, तो आप इससे कैसे कैसे जनता इससे डील करेगी? देखिए, ये डील करना मेरे ख्याल से रियल में असंभव है, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी आर्थिक बात होती है। तो इसमें सिलसिलेवार तरीके से आप देखें तो पहले यूपीएससी में कई मुसलमान लड़के लड़कियां आए, तो उसको उन्होंने यूपीएससी जिहाद करके बदनाम करने की कोशिश की। फिर वो जमीन का कारोबार करते हैं तो लैंड जिहाद के नाम से करने की कोशिश की। फिर उनके कारोबार के लिए, अगर आपको याद होगा, तो जब कोरोना जिहाद शब्द इन्होंने लाया था, तो मुसलमान ठेले वालों को, सब्जी वालों को, फल वालों को सोसाइटी में आने के लिए मना कर दिया गया था। फिर एक कैंपेन चलाई जा रही है कि ये लोग सब्जियों पे, फल पे थूकते हैं, और जो उनका बेकरी का सामान है, इसके प्रकार के कई फर्जी फोटो वायरल किए जा रहे हैं, और व्हाट्सएप और दूसरे तरीकों से कम्युनिटी को एक मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान व्यापारियों से कुछ खरीदो मत। और ये बेचारे जो गरीब ठेले वाले हैं, इनका भी बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। हलाल मीट भी उसी का एक उदाहरण है। तो इससे तो मेरे ख्याल से मुसलमान कम्युनिटी की पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि नौकरियों से तो पहले ही उनकी उपेक्षा, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। नौकरियां जितना उनको मिलनी चाहिए तो वो मिली नहीं है। तो कम से कम वो खुद का कारोबार लेकर अपनी जिंदगी को
और कम्युनिटी की जिंदगी को ले जा रहे थे। अब उस कारोबार पे भी हमला हो रहा है। मतलब ये कि जो हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा है, जो जिसका हिंदू धर्म के मानवता के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को बढ़ाने के लिए ये पिछले 6-7 सालों में बहुत एक आक्रामक एग्रेसिव कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश के खिलाफ मेरे ख्याल से शांतिपूर्ण कैंपेन करने की जरूरत है। जैसे मुझे लगता है कई बार चेन हंगर स्ट्राइक हो, या शाम को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, कबीर के, सूफी संतों के, समाज को वही संदेश दें जो लोगों को जोड़ है, उसके आधार पे सरकार की नीतियों का विरोध करना मेरे ख्याल से उसका बहुत आज एक सबसे बड़ी जरूरी बात हो गई है। बिल्कुल सर, इसी के साथ अगर हम बात करें कि अब इंटरनेशनली भी सरकार को क्रिटिसाइज किया जाने लगा है, चाहे वो कतर हो, यूएस हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, सरकार को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जहां पर बार बार मोदी और जेनोसाइड दो शब्द ऐसे हैं जो यूज हो रहे हैं, कहे जा रहे हैं, लेकिन सरकार के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बाकी मीडिया जिस तरह से दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि सरकार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मीडिया जिस तरह से अब इंडिया को देख रहा है, या इंटरनेशनली अब जिस तरह से इंडिया को देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि हम कितना नुकसान है उस चेहरे को, इंडिया को पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में इस तरह से देखा जाना? देखिए, दुनिया में हमारा जो स्थान था वो नैतिक रूप से बहुत ऊंचा था जब नेहरू की लीडरशिप थी। उसके बाद कई सालों तक 1980 तक हमारा इमेज बहुत अच्छा था। और अभी पूरे इंटरनेशनल मीडिया के जो महत्वपूर्ण तबके हैं वो भारत में जो मानव अधिकारों का वायलेशन हो रहा है वो उस पर नजर रखे हुए हैं। और अमेरिका ने तो इस बात को स्पष्ट रूप से कह भी दिया, और उसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने कहा हम भी आपके ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर नजर रख रहे हैं। ये तो कोई बराबरी की बात नहीं हो गई। जिस प्रकार से भारत में वायलेशन हो रहा है, अमेरिका में एक अलग तरीके से एक सिविलिटी है, एक नागरिकता है, उसमें भी कमजोरी होंगी, पर भारत और अमेरिका को कोई तुलनात्मक कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो सवाल ये है कि अमेरिका कितनी भी आवाज उठाए, इंग्लैंड कितनी भी आवाज उठाए, यूनाइटेड कितनी भी नेशंस कितनी भी आवाज उठाए, आखिर में सत्ता तो इनके पास है, मुसलमानों को रहना तो यही है। तो ये व्यापार के लिए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुनिया के देशों से ये व्यापार कर पा रहे हैं। और हमारे कितने भारतीय अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो बराबरी से जी रहे हैं, वहाँ के नागरिक अधिकारों का पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं। पर उनकी इस प्रकार की आलोचना से भारत सरकार पे कोई असर होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। सर, असर नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि इस वक्त मुसलमान डरा हुआ है या कंफ्यूज है के नाम पर एक डिबेट छिड़ गई है। आपको क्या लगता है कि मुसलमान डरा हुआ है या वो सब्र का मुजाहिरा दे रहा है ताकि इस देश में हालात ना बिगड़े? देखिए, इसमें एक तौर पे देखना चाहूँगा कि मुसलमान कम्युनिटी जानती है कि अगर वो कुछ भी करेगी तो उसका निगेटिव असर, उसका नकारात्मक परिणाम, उसका नुकसान उसी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हालात जो पहले 1947 के पहले थे, मुस्लिम सांप्रदायिकता भी थी, हिंदू सांप्रदायिकता भी थी, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी थी। तो आज तो वैसे हालात है नहीं। आज लगातार एक प्रक्रिया चली जिसके चलते मुस्लिम कम्युनिटी को गेटवाइज कर दिया गया है। सामाजिक रूप से, अभी आर्थिक रूप से उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक तौर से भी उसको एक ये कर दिया गया है। तो इस समय पर सोचने की जरूरत है मेरे ख्याल से, एक शांतिपूर्ण आंदोलन यात्राओं के माध्यम से या हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से, जो कबीर और सूफी संतों में है, जो गांधी और मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद में है, इस प्रकार के आवाज से मुसलमान अपने आप को थोड़ा सा इसका विरोध कर सकता है और एक जो इंसानियत की बात है उसको सामने रख सकता है, ऐसा मुझे लगता है।